जय हिंद। तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2। इसके पहले पार्ट 1 हम आपको समझा दिए पूरी तरीके से। अगर आपको वीडियो नहीं देखे होइएगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जगह देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसके पहले वाला जो हम पढ़ाए थे थोड़ा सा हम उसको समझा देते, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद था किस प्रकार से भड़क रहा था। यूरोप में राष्ट्रवाद की भड़कने का कारण था क्योंकि आपको बता दिए थे कि यूरोप में एक देश है जिसका नाम है फ्रांस। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा था कि एक वहाँ पे राजतंत्र था। ठीक है, राजतंत्र था। 1789 से पहले भी जितना भी था ना वो सब जगह राजतंत्र ही था यूरोप के अंदर। ठीक है, तो वहाँ के राजा जो था ना अपने मन के हिसाब से चलता था, प्रजा का सुनता ही नहीं था। ठीक है, जितना मन किया उतना घंटा काम करवाया, जितना मन किया उतना मजदूरी दिया, जितना मन किया उतना रख लिया, जितना मन किया नहीं दिया। इसके कारण से वहाँ की जनता त्रस्त हो गई थी। ठीक है, तो यही सब परेशानी थी। अब राजतंत्र में क्या होता था कि राजा के बेटा ही राजा बनेगा, कोई दूसरा नहीं बन सकता। अब हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ अगर नेता अच्छा नहीं है तो उसको हम बदल सकते हैं, 5 साल के बाद उससे बदल सकते हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसा व्यवस्था नहीं था क्योंकि वहाँ पे राजतंत्र चल रहा था। राजतंत्र का मतलब होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो इस प्रकार से चलते आ रहा था। तो हम आपको बताए थे लुई एक बार, लुई दो बार, लुई 3 बार, इस तरह से करते करते लुई 14वां आया था। लुई 14वां इतना खच्चर था कि आपको बता दें, वो कहता कि मैं ही राज्य हूँ, मेरा शब्द ही कानून है, ऐसे कहता था। ठीक है, उसके बाद लुई 15वां आया। लुई जब 17वां आपको 1789 में आया था, सॉरी लुई 16वां। लुई 16वां जब आया था, लुई जो 16वां आया था, लुई 16वां जब आया था, लुई 16वां 1789 में आया था, 1789 में आया था। ये जो राजा था ना बड़ी खच्चर था। ये लोगों को बहुत सारा परेशानी दिक्कत होता था, बहुत तरह तरह से टैक्स ला देता था उस पर, जिसके कारण से जनता बहुत परेशान था। इस प्रकार से वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान था। तो वहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना भड़का। हम आपको बताए थे अर्नेस्ट रेना के द्वारा ही राष्ट्रवाद की भावना भड़का था। तो ये सब वजह था। अब होते होते क्या हुआ था यहाँ पे, अब क्या हुआ था जब लुई 16वां जब आया था, लुई 16वां जब आया था 1789 में आया, तो उसमें पूरा पब्लिक ने मिलकर क्या किया, क्रांति कर दिया। इसीलिए हम लोग बोलते हैं फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, 1789 में आपको बोलना है। ठीक है, 1789 में क्या किया कि लोगों ने क्या किया, क्रांति कर दिया। ठीक है, जब क्रांति कर दिया तो लुई 16वां को क्या किया, फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, लुई 16वां का याद रखिएगा, फांसी पर कब लटकाया गया था, तो 1793 में लटका दिया गया था। उसके बाद में हुआ क्या, अब वहाँ पे तो कोई राजा नहीं है। जब राजा नहीं है तो फिर देश फ्रांस चलेगा कैसे। तो फ्रांस को चलाने के लिए पूरा पब्लिकों ने मिलकर एक संविधान बनाया था। उस संविधान के अंतर्गत हम आपको बता दिए थे कि उस समान अधिकार दिया गया था, टैक्स हटा दिया गया था, पितृभूमि दिया गया था। फिर उसमें राष्ट्रवाद की भावना यानी कि सबका एकता की भावना बने रहे उसके लिए एक तिरंगा लाया गया था। ठीक है, तो इस तरह से व्यवस्था वहाँ पे किया हुआ था। ठीक है, कह सकते हैं कि वहाँ राजतंत्र हट के वहाँ पे लोकतंत्र लग गया था। पब्लिक बहुत खुश था। अब यहाँ से क्या हुआ कि अब यहाँ के जो फ्रांस के जो अगल बगल के जो देश थे वो भी चाहने लगे कि हमारे यहाँ भी क्या हो, ये ऐसा व्यवस्था हो। क्योंकि वहाँ भी क्या था, अगल बगल का देश था, जैसे जर्मनी हो गया है ना, इटली हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सब देशों में क्या था, राजतंत्र था। तो वहाँ के भी लोग ये चाहते थे कि हमारे यहाँ भी ये व्यवस्था हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि राजा बहुत खच्चर टाइप का होता था, जनता को बहुत सताता था। तो इस तरह से हुआ। लेकिन अब फ्रांस ने थोड़ा सा तेजापन क्या करने लगा कि फ्रांस ने सोचा कि अब हम भी क्या करेंगे कि इसके आसपास के जो फ्रांस जो था ना, फ्रांस, तो फ्रांस के अगल बगल में बहुत सारे देश थे। जैसे अगल बगल की बात करें, जैसे आपका इंग्लैंड हो गया, रूस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, पर्सा हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब देश था। तो सोचा कि यहाँ भी जाकर हम व्यवस्था करेंगे। अब नतीजा यह हुआ है ना, नतीजा यह हुआ कि अगर अगल बगल के देश के करने के चक्कर में क्या होगा कि ये फिर से क्या हो गया, गुलाम हो गया। अब इसके बाद में फिर से क्या होगा, यहाँ पे राजतंत्र आ गया। राजतंत्र आ गया कहाँ, फ्रांस में। अब इसका वजह क्या था, अब यहाँ पे मतलब अगल बगल वाला देश जब ये सोचा ना कि हम भी करेंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगल बगल वाला देश कोई चाहेगा जी हम राजा है तो हमको अगर कोई हटाएगा तो हम चाहेंगे कि हट जाए, नहीं हटेंगे। तो अगल बगल देशों वाले ने क्या किया, इसको दबा दिया। नतीजा यहाँ कि इंग्लैंड में एक पादरी होता था। ठीक है, चर्च बोलते हैं, चर्च में होता पादरी। जैसे हमारे यहाँ मंदिर में क्या होते हैं, पुजारी लोग होते हैं ना, तो वहाँ पे होता था पादरी। तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्रांस में आ गया अब किसका शासन, तो फ्रांस में शासन आ गया पादरी का। किसका आ गया जी, पादरी का शासन आ गया। पादरी के साथ साथ अमीर लोग वहाँ पे अब फ्रांस में शासन करने लगा। अब फिर से वही वाली व्यवस्था आ गया, वहाँ पे फिर राजतंत्र हो गया। तो फिर अब ज़मीनें छीन ली गई उनसे, वही जो पहले से परेशानी होते आ रहा था उसी तरह से उसको भी अब झेलना पड़ रहा था। तो अभी फिर सोच रहे थे कि अब तब जाके सुना था नेपोलियन के बारे में। ठीक है, अब हम आपको यहाँ से पार्ट 2 समझाते हैं। हम कल आपको नेपोलियन बोले थे ना, नेपोलियन के बारे में पार्ट 2 में देखेंगे। तो आप देखिए यहाँ से, अब नेपोलियन के बारे में यहाँ फ्रांस के लोगों ने सुना था कि नेपोलियन ने 40 युद्ध जीत लिया था और नेपोलियन बहुत अच्छा आदमी था। तो ये सोचता था कि हमारे यहाँ भी नेपोलियन आता, हमको भी क्या करता, स्वतंत्र करवा देता। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि पादरी लोग का शासन हो गया था, अमीर लोग का शासन हो गया था। हम आपको बता दिए, एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि फ्रांस की क्रांति के प्रभाव से अगल बगल के देश में कुछ लोगों के द्वारा है ना थी जेकोबियन क्लब की स्थापना हुआ। ये लोग सोच रहे थे कि हमारे यहाँ भी क्या हुआ, हमारे यहाँ ऐसा व्यवस्था हो जाता तो अच्छा रहता, इसलिए जेकोबियन क्लब की स्थापना किया।
फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? तो स्वतंत्रता था, समानता था एवं बंधुता था। जब ये लोग क्रांति जब कह के राजा को जब हटा दिया था तो ये लोग अपना नारा दिया था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता, कि हम लोग क्या आपस में भाई भाई है, अब हम लोग स्वतंत्र है, हमारे यहाँ समानता का अधिकार है, हमारे यहाँ ऐसा कोई व्यवस्था अब नहीं है। लेकिन जब ये फ्रांस जब तेज बनने लगा तो अगल बगल के देश में जब इस तरह से व्यवस्था करने की चाहा तो पादरी लोग ने क्या किया, यहाँ पे शासन करने लगा। पादरी और अमीर लोग यहाँ पे मिलकर उसको दबा दिया और यहाँ पे फिर से राजतंत्र आ गया। जब राजतंत्र आ गया तो ये लोग भी खूब वही उसी तरह से जो लुई 16वां था, लुई 14वां, लुई 15वां जैसा बिहेवियर करने लगा ये भी। तो ये लोग सोचने लगा कि नेपोलियन के बारे में कि नेपोलियन ने 40 युद्ध जीता है, हमारे यहाँ आता तो अच्छा रहता है ना। नेपोलियन बहुत अच्छा आदमी था क्योंकि ये लोगों से कनेक्ट होकर रहने का रहता था, ठीक है, लोगों से कनेक्ट होकर रहता था। तो अभी इसका आयन किया कि 1799 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट, इसका पूरा नाम रखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? फ्रांस में पहुंचता है और इन्होंने 40 युद्ध जीत लिया है, हम आपको पहले ही बता दिए, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे राजतंत्र खत्म हुआ। जैसे फ्रांस के अंदर पहुंचता है कब? नेपोलियन पहुंचता है, तो यहाँ पे राजतंत्र खत्म कर दिया। और राजतंत्र जब खत्म कर दिया तो एक अपना नेपोलियन संहिता लागू किया, ठीक है। नेपोलियन संहिता का मतलब होगा कि नेपोलियन का कानून, ठीक है, नेपोलियन का कानून लाया। तो ये वाला चीज़ क्या हुआ, खत्म हो गया, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का अधिकार खत्म कर दिया। और नेपोलियन संहिता का मतलब होगा कि नेपोलियन कानून अपना बनाया, कि ये अपने हिसाब से कानून बनाया। कानून में क्या बनाया? तो कानून में बनाया इन्होंने कानून सबके लिए बराबर कर दिया। तो लोगों को लगा कि हाँ चलो अच्छा है, सबके लिए कानून क्या है, बराबर है। कानून जब सबके लिए अच्छा रहेगा तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं हो। उसके बाद में आयात निर्यात पर शुल्क को फिर से समाप्त कर दिया, क्योंकि हम आपको बता देते राजा के समय में टैक्स वगैरह देना पड़ता था, तो उसको टैक्स को हटा दिया, यानी कि खरीद बिक्री पर टैक्स था तो उसको हटा दिया। उसके बाद में एक भाषा ला दिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे भाषा बोला जा रहा था, तो फ्रेंच भाषा लागू कर दिया, ताकि जब भाषा एक रहेगा तो लोगों में क्या रहेगा, एकता की भावना बने रहेगी, ठीक है। चलिए, उसके बाद में संपत्ति का अधिकार दे दिया गया कि जो राजा जो था वो सबका संपत्ति लेकर उस पर उसी के जमीनों पर उसी से खेती करवाता था, तो उसी से मजदूरी देता था। तो इन्होंने क्या किया, जब नेपोलियन आया तो सबका जमीन दे दिया, अपना अपना अधिकार दे दिया इसका, तो संपत्ति का भी अधिकार दे दिया और जन्मजात अधिकार समाप्त कर दिया। जन्मजात अधिकार का मतलब क्या होता है कि राजा का समय में क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति राजा मर जाएगा तो फिर उसका राजा ही बेटा बनेगा, कोई और नहीं बनेगा। अगर मर जाता उसके पिता तो उसका पूरा संपत्ति का जो मालिक होता 12 बेटा का हो जाता था। तो ये समानता अधिकार है, तो 12 बेटा का हो जाता था, छोटा का होता ही नहीं था। तो ये गलत नियम था ना। तो इन्होंने क्या किया, जन्मजात अधिकार को समाप्त कर दिया, कह दिया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसमें काबिलियत होगी वही बनेगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ लाया, योग्यता के आधार पर नियुक्त होगा, ठीक है, यानी कि जिसका जितना टैलेंटेड रहेगा उसके हिसाब से उसको काम दिया जाएगा। इसे हमारे भारत सरकार में भी है, अगर आपके अंदर योग्यता है तो आपको जॉब मिलेगी, योग्यता नहीं है तो जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये अच्छा चीज़ है, तो ये लागू कर दिया। अब जैसे ये लागू किया तो लोगों ने, वहाँ के फ्रांस के लोगों ने क्या किया, नेपोलियन के भगवान समझने आया कि मेरे लिए भगवान आया है ना, मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए इतना सुख सुविधा ला दिया, अच्छा कर दिया, सारा सिस्टम यहाँ का सही व्यवस्था सही कर दिया, लोग बड़ी खुश था, है ना, बड़ी खुश था। अब क्या हुआ, ध्यान से समझिए, फिर से अब यहाँ पे नेपोलियन फिर से गलती करेगा, ठीक है। अब गलती क्या करेगा, अब जैसे यहाँ पे जब नियम हो गया, यहाँ के लोग जब खुश होने लगा ना, तो फिर से अगल बगल के जो देश थे वहाँ के भी लोग सोचने लगा कि हमारे यहाँ भी नेपोलियन आवे, हमारे यहाँ भी ऐसा व्यवस्था करे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि फ्रांस के बाहर अब चला गया। अब इन्होंने सोचा कि अब नेपोलियन भी सोचा कि जिस तरह से फ्रांस में व्यवस्था की है ना, उस तरह से हम अगल बगल के देश में भी करेंगे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, फ्रांस से बाहर 2 जगह गया, एक इटली गया, एक जर्मनी गया। और यहाँ पे क्या हुआ कि इटली को भी युद्ध किया और युद्ध जीत कर यहाँ भी ऐसा व्यवस्था करा दिया। कहाँ पे जितना इतना व्यवस्था किया, यहाँ इटली में भी कर दिया। इटली में एक गणराज्य की स्थापना किया था जिसका नाम है सेसेल्सियन गणराज्य का स्थापना किया था, और दूसरा था ट्रांसपीडन गणराज्य का स्थापना किया था। क्वेश्चन बन जाएगा, चलिए हम आपको लास्ट में बताएंगे, वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा। अब आगे समझिए, अब जर्मनी था, जर्मनी में आपको भी पता होगा, जर्मनी 300 से अधिक टुकड़ों में बटा हुआ था, ठीक है। जर्मनी जो था 300 से अधिक टुकड़ों में बटा हुआ था, तो उसमें से 39 को मतलब कि टुकड़ों को जोड़कर एक कर दिया, जिसका नाम पड़ा जर्मन राइन संघ, ठीक है। तो क्वेश्चन भी बनेगा कि बताओ जर्मन राइट संघ की स्थापना किसने किया था, तो आपको याद रखना नेपोलियन ने किया था, ठीक है। ये 39 को मिलाकर एक कर दिया था, 300 से अधिक टुकड़ों में ये टूटा हुआ था। अब मान लेते हैं, चलो यहाँ पे तो राजतंत्र के जगह पर क्या ला दिया, लोकतंत्र ला दिया, तो बगल में तो चल रहा था ना राजतंत्र, तो वहाँ के लोग थोड़ी ना सोचेगा कि हमारे यहाँ से राजतंत्र खत्म हो जाए, क्योंकि तू तो राज कर रहा था। आपको अगर राजा बना दिया जाए तो आप चाहिएगा कि राजा पर से हट जाए, नहीं चाहिएगा। तो इसी प्रकार से अब जैसे इंग्लैंड हो गया, रूस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, पर्सा हो गया, या ये लोग डरने लगा कि कहीं हमारे यहाँ भी फर्क थी, नेपोलियन आके ऐसा व्यवस्था ना कर दे, फिर हम लोग राजा हट जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, अब यह नेपोलियन से दुश्मनी ले लिया। नेपोलियन के ये दुश्मन समझने लगा कौन, चारों देश,
इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया और पर्सा, ये चारों कोई मिलकर इसे युद्ध करेगा। ठीक है, अब युद्ध करने के साथ साथ क्या होगा, अभी ये जीत जाता है। अब देखिए क्या हुआ ध्यान से, अभी चारों गोरा मिलकर एक युद्ध किया। ठीक है, अब जैसे युद्ध छेड़ा ना, किससे, नेपोलियन से जब युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम पड़ा था, याद रखिएगा, उस वाटरलू युद्ध पड़ा था ना, वाटरलू का युद्ध हुआ था, याद रखना 18 जून 1815 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध का नाम पड़ा था। चारों कोई मिलकर तो दो ग्रुप में बट गया। एक था आपका कौन कौन था, तो इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, पर्सा, ये चारों कोई मिलकर एक युद्ध कर रहा था और नेपोलियन अकेले था। अब नतीजा यह हुआ कि नेपोलियन तो, अब मान लेते युद्ध करना है तो आपको तो सेना चाहिए, तो सेना नेपोलियन के पास था नहीं। तो जब नेपोलियन के पास सेना जब नहीं था तो इन्होंने क्या किया है ना, जैसे फ्रांस से हो गया, फ्रांस के बाद में आपका इटली से हो गया, जर्मनी से हो गया, यहाँ के लोगों को पकड़ पकड़ के सेना में भर्ती करके और युद्ध में भेजने लगा। नतीजा यह हुआ कि अब युद्ध जब होता था तो उसमें मारकाट तो होबे करेगा, बहुत सारे लोगों की जान चली गई, ना जाना चाहता था भी लोग, फिर भी वहाँ पे भेजना पड़ा। अब नतीजा यह है कि वहाँ के लोग नाराज हो गया, किससे, नेपोलियन से, नेपोलियन से नाराज हो गया। अब नेपोलियन से नाराज होगा कि अब नेपोलियन को उन्होंने क्या किया, उसका बुराई करने लगा कि नेपोलियन को हम समझते थे अच्छा आदमी है, लेकिन नेपोलियन तो बहुत घटिया आदमी है ना, हम लोग को बिकार में जान मरवा दे रहा है, कर रहा है, कर रहा है। तो वहाँ के लोग उसे उसका साथ देना छोड़ दिया, और जैसे साथ देना छोड़ दिया उसके बाद में क्या हुआ कि इसके बारे में कोई अगर बुराई उड़ाई, जब वहाँ के लोग छापने लगा कि हाँ नेपोलियन बहुत खराब आदमी है, ये लोग करने लगा, जब बुराई होने लगा तो उस पर रोक भी लगा दिया। जैसे हमारे यहाँ है, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अगर कोई गलती करता तो मीडिया उसको छाप सकते हैं, पूरा उसका आज़ादी है। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी इस पर रोक लगा देंगे, सेंसरशिप लगा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इन्होंने, नेपोलियन ने सेंसरशिप लगा दिया कि मेरे बारे में कोई बुराई नहीं छापेगा। अभी इन्होंने फिर से मनमौजी करने लगा, है ना, मनमौजी करने के साथ साथ लास्ट में क्या कहा दिया, बोल दिया कि हम ही राजे हैं, अब हम ही राजा हूँ। लुई सोलावा जनता के साथ गलत बिहेवियर कर रहा था ना, उसी प्रकार से, है ना, नेपोलियन भी करने लगा। तो अब उसके बाद में जनता बहुत नाराज हो गया, उसके बाद में इसका साथ देना छोड़ दिया। जैसे साथ देना छोड़ दिया तो आप बताओ, एक ये 4 देश मिलकर युद्ध कर रहा है, एक अकेले ही नेपोलियन जीत जाएगा? नहीं जीतेगा भाई, जीत जाता लेकिन पब्लिक साथ देता तब, क्योंकि नेपोलियन ऑलरेडी 40 युद्ध जीत चुका था, लेकिन जब साथ नहीं दिया नतीजा यह हुआ कि ये युद्ध में हार गया। उस युद्ध का नाम याद रखिएगा, इस युद्ध का नाम है वाटरलू का युद्ध है, 18 जून 1815 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अभी इसमें क्या हुआ कि इसका हार हो गया, और ये चारों का जीत हो गया। इस चारों का जब जीत हो गया तो उसके बाद में क्या हुआ, नेपोलियन को पकड़ कर गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके सेंट हेलेना, है ना, सेंट हेलेना द्वीप पर इसको भेज दिया, जो कि आपका है दक्षिण अटलांटिक महासागर में। ठीक है, नेपोलियन को यहाँ भेज दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, नेपोलियन का मृत्यु याद रखिएगा 5 जून 1821 ईस्वी का हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन कौन कौन बनेगा हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। क्वेश्चन क्या बनेगा ध्यान से समझिए। पहले क्वेश्चन बनेगा कि फ्रांस के क्रांति के प्रभाव से अगल बगल के लोग कौन सा ग्रुप का या कौन सा क्लब की स्थापना किया था, तो जैकोबियन क्लब की स्थापना किया था। फिर पूछेगा फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था, तो आपको बोलना है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता। ठीक है, पूछेगा उसके बाद में कि नेपोलियन फ्रांस में कब आया, तो आपको बोलना है 1799 ईस्वी में आया था। नेपोलियन ने कितने युद्ध जीते थे, 40 युद्ध जीते थे। नेपोलियन जब फ्रांस में जब आए तो राजतंत्र को समाप्त कर दिए और नेपोलियन संहिता लागू कर दिया। पूछ देगा कि नेपोलियन संहिता के बारे में आप क्या जानते हैं, नेपोलियन का संहिता के बारे में लिखे, तो इतना आप टॉपिक आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे याद रखना है, क्वेश्चन बनेगा कि बताओ सेसल्पियन गणराज्य की स्थापना किसने किया था, तो आपको बोलना है नेपोलियन ने किया था। कहाँ किया था, तो इटली में किया था। ट्रांसमिडन गणराज्य की स्थापना किसने किया था, तो नेपोलियन ने किया था। कहाँ किया था, तो इटली में किया था। फिर पूछेगा जर्मन राइन संघ की स्थापना किसने किया था, तो नेपोलियन ने किया था। कहाँ किया था, जर्मनी में किया था। ठीक है, उसके बाद पूछेगा नेपोलियन से दुश्मनी आपको 4 देश से हो गया था, इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, पर्सा। तो ये चारों कोई मिलकर युद्ध किया और उसके बाद में उसको हरा दिया। तो याद रखना ये क्वेश्चन बनेगा कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखना 1815 ईस्वी को हुआ था। और किसके बीच में हुआ था, तो ये चारों देश एक तरफ और नेपोलियन एक तरफ था। ठीक है, उसके बाद में पूछेगा नेपोलियन की मृत्यु कब हुआ, तो 18 जून 1821 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद के जो भी घटना हुआ है हम आपको पार्ट 3 में बता देंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।